ना तो योगी जी हैं तो थोड़ा है उनके उसमें तो इतना नहीं लगता है डर। अब सोचिए जिन्हें घर मिला उनकी खुशी का आलम क्या है। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा उनके छत के ऊपर पक्की दीवार, पक्की सीलिंग होगी। अब आपको बताते हैं कि योगी ने माफिया से सिर्फ जमीन नहीं छुड़ाई, मुख्तार जैसे डॉन पर कैसे एक्शन लिया और नजीर पेश की है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए जरा, मुख्तार के बेटे और मुख्तार की पत्नी भी गुनाहों में उसका साथ दे रही थी, लेकिन योगी के कानून का ऐसा डंडा चल रहा है कि वो या तो जेल के चक्कर काट रहे हैं इस वक्त, या फिर उनका परिवार मुंह छिपाते हुए फिर रहा है। देखिए जरा, मुख्तार की जमीन पर फ्लैट बन गए, लेकिन परिवार कहां है? मुख्तार अंसारी और उसकी अवैध संपत्ति पर योगी ने सबसे कड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार गैंग की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई या जब्त कर ली गई। अपनी सुरक्षा का हवाला देकर मुख्तार पंजाब की जेल शिफ्ट हुआ, लेकिन योगी सरकार उसे वापस लाने सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसे वापस बांदा जेल लाया गया और कानून की कार्रवाई हुई। जिस मुख्तार के नाम 65 केस दर्ज थे, उसकी जेल में मौत हो गई। अब देखिए जरा, मुख्तार के सुपुत्र अब्बास अंसारी, मुख्तार के बेटे अब्बास पर भी योगी राज में कड़ा एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। जेल में वीआईपी सुविधा उठाते मिले तो चित्रकूट से कासगंज शिफ्ट कर दिया गया। बीच में अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई थी, बाद में जेल से रिहा हुए और विधायकी भी बहाल हुई, लेकिन गाजीपुर समेत कई जगह केस चल रहे हैं इस वक्त। उनका अगला बेटा उमर अंसारी, जिस कासगंज जेल में भाई अब्बास अंसारी बंद था, उसी जेल में 39 दिन तक मुख्तार का छोटा बेटा कैद रहा। परिवार की कुर्क संपत्ति बचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया। गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। मतलब उमर के खिलाफ फिर कड़ा एक्शन हो सकता है। अब सोचिए पत्नी कहां है? कानूनी कार्रवाई के डर से मुख्तार की पत्नी फरार है। अफशा अंसारी मुख्तार के जनाजे तक में नहीं आई, उनका नाम यूपी के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी जैसे केस दर्ज हैं। गाजीपुर, लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यह एक्शन लिया है योगी ने, क्योंकि माफिया जो सिंडिकेट चलाते हैं, जो नेटवर्क चलाते हैं, वो छोटा नहीं होता है। उस बेशक आप माफिया को मार दीजिए, लेकिन उसके सिंडिकेट, उसके नेटवर्क को खत्म नहीं करेंगे तो माफिया राज खत्म नहीं होगा। इसीलिए योगी को उनके परिवार पर भी एक्शन लेना पड़ा। योगी ने गरीबों को घर दिलाया और ऐलान किया कि जैसे मुख्तार की जमीन खत्म की है, ऐसे ही बाकी माफिया और अपराधी भी खत्म किए जाएंगे। सुनिए। एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब सोचिए जरा, यूपी के साथ बिहार की रैली में एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी ओर अखिलेश ने लालटेन थाम रखी है और उनके सबसे ज्यादा टारगेट पर योगी ही है। अब इस अगली तस्वीर में देखिए जरा, अखिलेश ने आज जमुई में रैली की तो उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी थे। अयोध्या के सांसद को लाने के पीछे भी मकसद है। योगी और अखिलेश के बीच बिहार में आर पार की लड़ाई है। क्या हो रहा है देखिए। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद बिहार में भी योगी खूब गरजे। गया और वजीरगंज की रैली में बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ। योगी ने रैली में खड़े 7 बुलडोजर दिखाते हुए हुंकार भरी कि देख लीजिए, यही आपके बिहार में भी चलने वाला है। अगर इन लोगों को मौका दिया तो जंगल राज, माफिया राज आएगा। यूपी में आरजेडी कांग्रेस की पार्टनर है सपा और उनका एक शागिर्द। सपा के समय एक माफिया ने 4 किलेनुमा बंगले बना लिए और ये हमने पूछा किसके घर हैं, लोगों ने एक माफिया का नाम बताया, हमने वहां बुलडोजर चलाया और गरीबों का घर बनवा दिया है। जातीय
सेना खड़ी कर ये लोग बिहार को भी कास्ट में डाल रहे हैं। इसके पलट अखिलेश यादव ने पलटवार किया। यूपी के सीएम योगी होकर भी पूरी तरह झूठ बोलते हैं। वो किस मुंह से बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि यूपी में ही न किसानों को खाद दे पा रहे हैं और ना ही वो युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं। आप लोग बिहार से बीजेपी को भगाइए, यूपी से बीजेपी को भगाने का काम हम करेंगे। जिससे प्रदेश बदला है, भेष बदला है, वो अब बदल दिए जाएंगे और दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। यह आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। जब भी बटेंगे तो इनको तो ये लोग समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में, इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है। एनडीए आप यहां से भगाओ बीजेपी को, हम यूपी में भगा देंगे। भगाओगे बीजेपी को। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया था और ऐसा इंतजाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े और अगर वो फोन मिलाए तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे। ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया था। एक तरफ बिहार में कट्टा और योगी अखिलेश की रैलियों की खूब चर्चा है, तो इसी बीच राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। यानी यहां बिहार में जुबानी जंग हो रही है, जुबानी बम है और राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा दिल्ली में। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक मॉडल की तस्वीर दिखाई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मॉडल की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसने 223 बार वोट डाला है। ये मॉडल कभी स्वीटी बन जाती है, कभी सीमा बन जाती है, कभी सरस्वती बन जाती है। कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। कहां की है? ब्राजील। क्योंकि ये 10 बूथ में। तो देखिए राहुल की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल की टाइमिंग ऐसी है कि बिहार में चुनाव से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने बम फोड़ा है। हाइड्रोजन बम का दावा कर ऑपरेशन सरकार चोरी की बात कही उन्होंने। राहुल के इस हाइड्रोजन बम में सबसे ज्यादा चर्चा एक मॉडल की है। राहुल ने स्क्रीन पर मॉडल को दिखाकर गड़बड़ी की गई नई कहानी पेश की है। दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल का नाम है। कहा वोटर लिस्ट में इस मॉडल की फोटो 223 बार नजर आई है। हालांकि वोटर लिस्ट में इस मॉडल के अलग अलग नाम दर्ज हैं। कहीं सीमा नाम है, कहीं सरस्वती नाम है, कहीं स्वीटी नाम है, कहीं रश्मि है, विमला के नाम से वोट कर दिया इसने। मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 10 अलग अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला। जहां जहां इस मॉडल ने नाम बदलकर वोट किया वहां बीजेपी जीत गई, जबकि हरियाणा चुनाव से एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे आगे थी। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने कहा बिहार में भी इसी तरह वोटों की चोरी को दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके, राहुल गांधी ने कहा। राहुल इससे पहले कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और निराधार बताया और कहा कि राहुल गांधी अपने आरोपों पर हलफनामा दें। आइए अब आपको सुनवाता हूं मॉडल को लेकर राहुल गांधी ने कैसे सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है।
इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। तो राहुल गांधी से हाइड्रोजन बम कह रहे थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी पर भी बमबारी शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कहते हैं एटम बम फोड़ेंगे, लेकिन कभी फटता नहीं है। चुनाव बिहार में है और कहानी हरियाणा की हो रही है। कांग्रेस के पास बिहार में कुछ नहीं बचा है, इसलिए नाकामी छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं, मुद्दा पलायन, भ्रष्टाचार, पढ़ाई है। लेकिन राहुल ने विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी पहले भी वोटर लिस्ट से खिलवाड़ करती रही है और वो फिर वोट चोरी कर लोकतंत्र का अपमान कर रही है। वो गरीब, पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने आए, जिन पर आरोप लगा। नायब सिंह सैनी ने कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, वो झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के कभी गुरु रहे दिग्विजय सिंह साहब ने कहा, राहुल ने तथ्यों के साथ वोटर चोरी का आरोप लगाया और इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए और तय हो कि बिहार में ऐसी गड़बड़ी ना हो। बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी का झूठ फिर पकड़ा गया। वो दावा कर रहे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट डाला है, लेकिन जिस मॉडल का नाम और फोटो दिखा रहे हैं, दरअसल वही नकली है। तो अलोकतांत्रिक कौन हुआ? आइए सुनवाता हूं आपको। राहुल ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उस पर खूब सियासत हो रही है। इंडिया अलायंस के सहयोगी सरकार को घेर रहे हैं। सरकार और बीजेपी कह रही है, हाँ ये हार नजदीक दिख रही है, इसलिए राहुल गांधी फुस पटाखा फोड़ रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी रो रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है। इस तरह से सरकार बनाई जा रही है कि वोट जोड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? जो आवाज उठाता है, सुनिए, जो आवाज उठाता है उसको आप अनाप शनाप बोलते हैं, क्योंकि वो डरता नहीं है, वो आवाज उठाता है। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती, वो कुछ राजनीतिक दल विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। ब्राजील की कोई मॉडल है, उसको वोटर लिस्ट में यह नाम डाला हुआ है और माननीय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वो जिस हल्के ढंग से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हमने इस प्रकार का स्तर चुनाव आयोग में कभी नहीं देखा। गोएबल्स हिटलर का मंत्री था, लगता है उसका आत्मा राहुल गांधी में बैठ गया है। ये झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है। क्या ये वाकई हाइड्रोजन बम है? क्या इसकी धमक कल बिहार के चुनाव में नजर आएगी? हमने अपने सहयोगी से बिहार की राजधानी पटना में मरीन ड्राइव पर बात की है इसी हाइड्रोजन बम पर। जरा उनकी राय सुनिए। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। क्या कल वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है? इसे हाइड्रोजन बम माना जाएगा? सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी, हाइड्रोजन बम था ये? बम तो था, हाइड्रोजन था कि नहीं था, लेकिन जो चीजें कही उन्होंने, जो डॉक्यूमेंट बम की इंटेंसिटी कितनी थी? इतनी तो थी कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अगले 6 महीने चल जाएगी। 6 महीने चल जाएगी इस मुद्दे को लेके, बंगाल के चुनाव तक। आप इस बम के बारे में बताइए। अब कई सारे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। जैसे उन्होंने एक महिला का जिक्र किया, ब्राजीलियन मॉडल है कोई, उनका 22 जगह पे नाम लिखा हुआ है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जो चौंकाने वाले थे। पर मेरा वही कहना है कि इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी पे भी खड़े होते हैं। आज आप ये हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, आपके बीएलए जो हरियाणा में थे, वो उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं रेज की? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मतलब आप देख रहे हैं कि आपके घर में चोरी हो रही है, पर आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं मैं वीडियो बना लूं पहले, उसके बाद चोर को पकड़ूंगा मैं। तो आपने इस बात का इंतजार क्यों किया? पहले ऐलान कर देते इस प्रोसेस के पहले। हाइड्रोजन बम था क्या ये जो पिछली बार इन्होंने जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उससे एक स्टेप आगे है। मैं कौन वाला बम है? अब आप उसको कुछ भी मान लीजिए। आजकल तो वैसे भी दिवाली निकली है, ग्रीन पटाखों का ही माहौल है, तो हम ज्यादा बम और बारूद में पड़ते नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उस, जैसे सुमित जी ने कहा, कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं। और एक ये मेरा पर्सनली मानना है, राहुल गांधी जो भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ मुद्दों के साथ उठा रहे हैं, कुछ प्रूफ दे रहे हैं।
वो सही हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरकिनार करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन जितना इस जांच से बचेगा उतना उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल है वो जरूर उठता रहेगा। आपको लगता है जैनेंद्र हाइड्रोजन बम था ये? देखिए, ये तो राहुल गांधी का एक तरीके से मार्केटिंग का तरीका है अपने आरोपों को बड़ा बना के पेश करने का। ये हाइड्रोजन था या क्या था ये? उससे पहले वाला कौन सा था? उसके पहले उन्होंने बोला था एटम बम। बिहार में ही बोला था कि अब अगला हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, वो उन्होंने आज फोड़ा है। पब्लिक इसको कितना सीरियसली लेती है ये 14 तारीख को बिहार के नतीजे बताएंगे। लेकिन सोहेल, अगर बिहार में महागठबंधन जीती तो ये लोग क्रेडिट लेंगे कि देखिए हम अवेयर कर रहे थे वोटरों को, एसआईआर में हमने वोटरों का नाम कटने से रोका, इसलिए हम जीत गए। और अगर ये हारे तो कहेंगे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ रही है। तो ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। बाबा, ये जो बम है आप इसे मान रहे हैं हाइड्रोजन बम है या सेफ्टी बम है, या बिहार चुनाव में इसका कुछ फर्क भी पड़ेगा? देखिए, चुनाव के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कांग्रेस और महागठबंधन जरूर ये उम्मीद करेगा कि जिस मुद्दे को लेकर के 2 हफ्ते तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब घूमे हैं, उसका असर हो। वोटर के नाम तो कटे हैं और ये सब हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है। कटे वाली अलग चीज है, क्या इंटेंशनली कटे आप ये कह रहे हैं, या बीएलओ का काम करने का तरीका ऐसा ही, हमेशा से ऐसे ही करते आए? अब देखिए, वो बीएलओ की गलती है या नहीं गलती है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं। दरभंगा जैसे जगह में जो अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी जीवन भर अपने गांव से बाहर नहीं गया, जो मैथिली बोलता है, उसका नाम आपने काट दिया। वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा गांव का आदमी? ये एक इशू है जो कि है जमीन पर, उसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना उस वक्त बना था। पद्मजा जी, राहुल गांधी जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाम बहुत भारी भारी है, लेकिन ये ना उतना धमाका करता है, ना उतनी आवाज करता है, ग्राउंड पर उतना इम्पैक्ट करता है। आज आपने 3 लोग प्रोड्यूस करे स्टेज के ऊपर कह के कि भाई मेरा नाम कट चुका है। आज के दिन आप क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? जब आपके पास क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का वक्त था तो इन 3 लोगों को आपकी पार्टी के लोग जो बीएलएस, जो कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वो लेकर के जाते और कहते सर ये 3 आदमी हैं, आप जाकर के इनका नाम ऐड करा दीजिए। सिंपल सी प्रोसेस है और 1 महीने का वक्त इसके लिए दिया गया था, राइट? 1 महीने का वक्त था। लेकिन राहुल गांधी एक ब्राजीलियन मॉडल को लेकर आए, कह रहे हैं ये ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया, कभी स्वीटी के नाम। राहुल गांधी लेके नहीं आए, राहुल गांधी ने उनकी तस्वीर दिखाई, बीजेपी वाले लेके आए। स्वीटी, सरस्वती और सीमा के नाम पर उसने वोट किया। आपको लगता है जैनेंद्र कि ये जानबूझकर नाम काटे गए या हटाए जा रहे हैं, या आपको लगता है इसी तरह का सिस्टम काम करता रहा है हमेशा से? देखिए सोहेल, ये पॉलिटिकल एलिगेशन है कि जानबूझ के किया जा रहा है। राहुल गांधी सीरियस आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं ना कि देखिए हर चुनाव में, इवन नगर निगम के चुनाव में भी, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायतें आती हैं कि किसी का नाम कट गया, कोई कहता है कि 2 बार वोट हो गया, मेरा वोट पहले हो गया। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव था उसमें कुछ सांसदों ने और उसके मेंबरों ने आरोप लगाया कि हमने जी वोट नहीं दिया, हमारा वोट चला गया है। वोटिंग में गड़बड़ी हर चुनाव छोटे बड़े में होती है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये सब एक सिंडिकेट करवा रहा है, बड़े पैमाने पर ये खेल हो रहा है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। पहले ईवीएम गड़बड़ थी, अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट गड़बड़ है। देखिए, वोट चोरी की चर्चा तो है और इसके जरिए ही इज एबल टू क्रिएट अ नॉइस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नॉइस ये क्रिएट कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे के जरिए, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा? जनता अवेयर तो हो रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर बिहार की जनता जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोट देती है, क्या ये जनता एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर ध्यान देगी? और दूसरी बात, जहां हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, राहुल गांधी को खुद चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप एफिडेविट सबमिट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो सवाल यह है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बीजेपी भी कह रही है, ईसी भी कह रही है और बाकी लोग भी कह रहे हैं। आपके पास कुछ है तो आप भाई कोर्ट जाइए ना। ये राजनीति की लड़ाई। तो इस हाइड्रोजन बम का क्या असर होगा ये जल्द ही पता चलेगा, कल जब लोग वोट करने निकलेंगे। बिहार में दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने अब ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने बेतिया में प्रचार किया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी नवादा में रैली की और योगी और बीजेपी पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ पीके भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सासाराम में अपने उम्मीदवार के लिए पीके ने भी रोड शो किया है। और एक और दिलचस्प तस्वीर प्रियंका वाड्रा की सामने आई। प्रियंका गांधी अलग अंदाज में दिखी। पश्चिमी चंपारण में प्रचार के दौरान प्रियंका डांस कर रही हैं। प्रियंका को देखने के लिए बहुत से युवा महिलाएं जुटती हैं सुनने के लिए।
अब देखिए एक और तस्वीर सामने, एयरपोर्ट पर जब तेज प्रताप और पप्पू मिले, यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई, सुर्खियों में भी रही। और तेज प्रताप के लिए अक्षरा प्रचार करने गई, ये भी अपने आप में चारों तरफ यहां बातचीत का विषय है कि तेज प्रताप के लिए आखिर अक्षरा क्यों प्रचार कर रही है। उम्मीद राहुल प्यार आशीर्वाद दीजिए कि एक बार जीत निश्चित है, जिताएंगे ना कि जैसे। भाई आपको बताऊं, कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सबकी नजरें जिन सीटों पर रहने वाली हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट सीट है मोकामा की सीट। मोकामा की सीट से जो लड़ रहे हैं अनंत सिंह और वीणा देवी, अनंत सिंह जेडीयू की सीट पर टिकट पर और वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर। मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच टक्कर है, अनंत सिंह और सूरजभान 20 साल बाद आमने सामने हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद अनंत सिंह गिरफ्तार है, जेल में है। इस वजह से मोकामा सीट पर सबकी नजर लगी हुई है। 20 साल से इस सीट पर छोटे सरकार का जादू चलता रहा है। जनसुराज के उम्मीदवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया। अनंत सिंह की पत्नी ने यहां उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। अगली हॉट सीट है छपरा से खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी, खेसारी आरजेडी के टिकट पर और छोटी कुमारी बीजेपी के टिकट पर है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल का सियासी टेस्ट भी होना है। खेसारी के मैदान में होने से यह हॉट सीट बन गई है। तमाम दिग्गजों ने इस सीट पर प्रचार भी किया और इस सीट पर वैश्य वोटर करीब 30% है। वैश्य वोटर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार में बढ़ सकता है। इससे यहां मुकाबला कांटे का हो गया है। 2020 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। अगली सीट है तारापुर। सम्राट चौधरी बनाम अरुण यादव आरजेडी से है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार इस सीट से मैदान पर है और पहली बार इस सीट से लड़ रहे हैं। हालांकि यह सीट सम्राट की पुश्तैनी सीट मानी जाती है। इस सीट से उनके माताजी और पिता दोनों चुनाव जीत चुके हैं। जेडीयू ने अपनी जीती हुई सीट सम्राट के लिए छोड़ दी थी। अगला नाम है राघोपुर। तेजस्वी यादव, सतीश यादव बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वैशाली की राघोपुर सीट लालू परिवार के लिए बहुत खास है और लालू और राबड़ी इस सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी इस सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश यादव से। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने भी यहां उम्मीदवार खड़ा किया है। अलीपुर सीट है अगली, यहां से मैथिली ठाकुर लड़ रही है। विनोद मिश्रा आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अलीपुर सीट, क्या मैथिली चुनाव जीतेंगी? अलीपुर सीट पर बीजेपी ने मैथिली को उतारा, आरजेडी ने विनोद मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा और 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यहां से चुनाव जीते थे। एक और सीट है महुआ सीट। तेज प्रताप यादव इसी सीट से लड़ रहे हैं। मुकेश रोशन लड़ रहे हैं इस सीट से आरजेडी के टिकट पर। लालू के बेटे तेज प्रताप ने महुआ का मुकाबला और रोचक बना दिया है। आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन से उनका मुकाबला है। चिराग की पार्टी ने संजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और तेज प्रताप 2015 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। दानापुर सीट है, यहां से रामकृपाल यादव और रीतलाल यादव है। रीतलाल आरजेडी के नेता हैं जो जेल में है। रामकृपाल बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। जेल में बंद रीतलाल के लिए लालू ने खुद प्रचार किया और 2020 में रीतलाल यादव ने यह जीत दर्ज की थी। आइए अब आपको हमने बात की अपने सहयोगियों से उसी ओपन बस में, उनका क्या मत है नीतीश कुमार को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर, वो सुनिए जरा। बिहार में एक बात को लेकर बहुत चर्चा होती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे दोबारा। देखिए नीतीश जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार पक्का। लेकिन बिहार के अलावा यूपी में चाहे जो भी यूपी नहीं यूपी में नहीं, बीजेपी और जेडीयू वाले नहीं कह रहे कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं? सब बात है आपकी सेंटर की सरकार को थोड़ी आप खतरे में डालेंगे। लेकिन बाकी सबसे बड़ी बात पीछे खड़ी पद्मजा ने कह दी, बोली अगर महागठबंधन जीता तभी भी वो रहेंगे क्या? मतलब ये एक बहुत लोडेड स्टेटमेंट था, बहुत लोडेड। चाचा जोड़ दूं, नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी पर उतना ही होल्ड है क्या जो पिछली बार था, जो वो तय कर पाएंगे कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है? अच्छा ये बताइए, जो बात पद्मजा जी कह रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए की सरकार आई तब भी सीएम और उधर महागठबंधन की आई तब भी सीएम? देखिए निजी बातचीत में आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात करें, उनका कहना है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। उनके पास जितने भी नंबर आते हैं उसके अलावा तो एनडीए की सरकार कितने दिन के लिए, जितने जब तक कि आप एक स्प्लिट जो है जेडीयू में नहीं करते हैं। आपको लग रहा है नीतीश कुमार सीएम होंगे?
नीतीश कुमार जो है पॉलिटिकल मजबूरी है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो, नीतीश कुमार आपको पसंद हो ना पसंद हो, और इसमें प्यार मोहब्बत तो चलता नहीं है, राजनीति है, ये पॉलिटिकल मजबूरी है। जिस दिन वो पॉलिटिकल मजबूरी नहीं रहेंगे उस दिन सिचुएशन कोई और होगा। आज के दिन में उनके पास जितने नंबर्स हैं लोकसभा में, अभी जो बिहार में जो फिट है वो, उनके स्वास्थ्य पर देखिए टिप्पणी होती रहती है, मैं किसी के पर्सनल स्वास्थ्य पर नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन हाँ ये है कि पब्लिक अपीयरेंस उनका कम हुआ है। आप बताइए, नीतीश कुमार या तेजस्वी? नीतीश कुमार ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि वो आए हैं तो काफी डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है, जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं नए बिहार की। बट मेरा यहाँ पे एक वो भी ड्रॉबैक भी है कि जब हम नए बिहार की बात करते हैं और क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या आज तक किया गया है, जैसे पिछले 10-20 सालों में, इट्स ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वुमेन सिक्योरिटी की बात हो रही थी, ये कभी किसी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा है। तो बिहार चुनाव का एक तरफ शोर है तो दूसरी तरफ यूपी और देश के कोने कोने में आज देव दीपावली भी मनाई जा रही है और शानदार और भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ दिए नजर आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंचे। देव दीपावली के जगमगाते उत्सव में योगी भी शामिल हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, देव दीपावली पर काशी के घाट और शहर सजे हुए, 25 लाख दिए जगमगा रहे हैं। वहीं देव दीपावली पर गंगा आरती में 1 लाख लोग पहुंचे। 40 देशों के टूरिस्ट भी गंगा आरती के वक्त मौजूद थे। गंगा आरती देखने के लिए दुनिया से लोग जुटते हैं। 40 कंट्रीज से लोग यहां पहुंचे थे। अब देखिए जरा, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली 15 दिन मनाई जाती है, 15 दिन बाद, दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं। इसका इतिहास भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर से जुड़ा हुआ है। इस कथा का जिक्र महाभारत के कर्ण पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि तारकासुर राक्षस के 3 बेटे त्रिपुरासुर कहे जाते थे, और जब देवताओं ने मिलकर राक्षस तारकासुर का वध कर दिया तो त्रिपुरासुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध करने की ठान ली। संत, मनुष्य, देवता सब त्रिपुरासुर की वजह से त्राहिमाम करने लगे उस वक्त। इसके बाद देवता मिलकर भगवान शिव से मदद मांगने के लिए गए और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं ने काशी में इसी दिन दीपदान करके दिवाली मनाई थी। काशी भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक है और शिव की प्रिय नगरी भी मानी जाती है। इसलिए काशी में हर बार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि आज भी देव दीपावली पर देवी देवता काशी में आते हैं और फिर गंगा में स्नान करने के बाद इस उत्सव में शामिल होते हैं। एक और तस्वीर सामने आई जो अफसोसनाक भी थी कि काशी में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य देव दीपावली मनाई जा रही और उसके साथ ही कई जगह त्योहार पर हादसे भी देखने को मिले। देवरिया में नाव पलटने से कई लोग घायल हो गए। पटना में भी गंगा स्नान के लिए लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि दीघा पुल पर घंटों जाम लग गया। एक और दर्दनाक तस्वीर आई कि देव दीपावली पर सबसे दर्दनाक हादसा मिर्जापुर में हुआ। गंगा स्नान करने जा रहे 6 लोग ट्रेन का शिकार हो गए। बताओ कैसे 6 लोगों की यहां मौत हुई, जरा ये तस्वीरें देखिए पहले। तो देव दीपावली पर काशी के पास मिर्जापुर में बड़ा हादसा हुआ है। चुनार स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि शव के टुकड़े 50 मीटर तक फैल गए। दरअसल आज कार्तिक पूर्णिमा होने से स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। गंगा स्नान पर जाने वाले श्रद्धालुओं से प्लेटफॉर्म खचाखच भरा था, लेकिन इसी बीच एक पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी, इसलिए ट्रेन में सवार कुछ लोग ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान ट्रैक दूसरी तरफ से कालका एक्सप्रेस आ गई और इस ट्रेन को यहां रुकना नहीं था, इसलिए इसकी रफ्तार ज्यादा थी। रेलवे ट्रैक पर मौजूद पुरुष तो मौजूद थे, उन्होंने छलांग लगा ली, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, लेकिन महिलाएं और बच्चियां
ट्रैक पर ही ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा इतना तेजी से हुआ कि समझने का मौका तक नहीं मिला। जब पूरी ट्रेन गुजर गई तब रेलवे ट्रैक पर लाशें ही लाशें बिखरी थी। फिलहाल रेलवे पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही मिली तो उस पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा की है। सुनिए जरा मिर्जापुर के डीएम पवन कुमार गंगवार क्या कह रहे हैं। घटना का मुख्य कारण तो ट्रेन से और दूसरे साइड में उतरने की वजह से घटना हुई है और उधर से ट्रेन तेजी से दूसरी ट्रेन आ रही थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। सिर्फ 10 सेकंड में 10 किलोमीटर तक दहशत। अमेरिका से तस्वीर आई। आज अमेरिका से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अमेरिका के केंटकी में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। वो भी अमेरिका से। ट्रंप के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका में भारतवंशी की धूम है, जिसने ट्रंप की नाक में दम और सिर में दर्द कर दिया। आज अमेरिका में एक भारतवंशी की धूम देखने को मिली। दरअसल आज न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के नतीजे आए और उसमें भारतीय मूल के जोरान ममदानी ने जीत हासिल की। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ममदानी का विरोध कर रहे थे। ये एक बड़ी वजह है। और साथ ही जोरान ममदानी ने मेयर चुनाव जीतने के बाद लोगों को संबोधित किया और जैसे ही उन्होंने सबको शुक्रिया कहा, धूम मचाले गाना जो बॉलीवुड फिल्म का है वो चलने लगा। और कहा जा रहा है कि ममदानी का भारत से खास लगाव है, इसलिए धूम मचाले गाना चलाया गया। अब आइए आपको बताऊं, ये जो जोरान ममदानी है, इनका ट्रंप से कनेक्शन क्या है। भारतीय मूल के जोरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीता है। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर हैं। वो न्यूयॉर्क के पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बने। एक तरफ ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, दूसरी तरफ ममदानी डेमोक्रेट के हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप को इस नतीजे से झटका लगा है क्योंकि न्यूयॉर्क की जनता ने ट्रंप को सिरे से नकार दिया है। लोगों में ट्रंप की नीतियों को लेकर बहुत गुस्सा है। ऐसे में ममदानी का जीतना इस ओर इशारा कर रहा है कि इस नतीजे को देखने के बाद ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ममदानी को धमकी दी थी और कहा था अगर न्यूयॉर्क मेयर चुनाव ममदानी जीते तो ट्रंप न्यूयॉर्क की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद ममदानी को 50% वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने अपने संबोधन में कहा, मैं जानता हूं कि ट्रंप मुझे सुन रहे होंगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। फिलहाल ट्रंप ने ममदानी की जीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और सुनिए जरा इस जीत के बाद ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कैसे हुंकार भरी। मैं मुसलमान हूँ, मैं एक लोकतांत्रिक समाजवादी हूँ और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें से किसी के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मुझे सुन रहे होंगे, तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। लेकिन लॉटरी मेरे पास बहुत दूर है एक्चुअली। तो आप देख रहे थे ममदानी को। अब आइए मैं आपको बताता हूं ममदानी है कौन। जोरान ममदानी दरअसल भारतीय मूल के हैं और ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायक के बेटे हैं। मीरा नायर ने मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। हालांकि ममदानी का फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है और उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। ममदानी 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए और यहीं से अपनी पढ़ाई की। साल 2018 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। साल 2020 में पहली बार वो न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और उसके बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ता गया और इस वक्त भारत में जोरान ममदानी की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन वो इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे। न्यूयॉर्क में प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर मोदी न्यूयॉर्क आएंगे तो क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे,
तो उन्होंने पीएम मोदी की तुलना बेंजामिन नेतन्याहू से की और पीएम मोदी को युद्ध अपराधी तक बताया था। साथ ही ममदानी ने सीए कानून का भी विरोध किया था। इस वजह से भी ममदानी सुर्खियों में रहे हैं। इंडिया के खिलाफ आईएसआई इंडिया के खिलाफ कैसे न्यूक्लियर साजिश कर रहा है, वो ग्राफिक्स में लेता हूं, न्यूक्लियर साजिश वाला, और आपको जानकर हैरानी होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 फर्जी परमाणु वैज्ञानिकों को पकड़ा है। अख्तर कुतुबुद्दीन और उसका बड़ा भाई आदिल हुसैनी पकड़े गए हैं। ये लोग भारत के परमाणु रहस्य बेचने की फिराक में थे। ये लोग लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और खुफिया नेटवर्क की मदद से परमाणु सीक्रेट बेचने की फिराक में थे। दावा है कि अख्तर लंबे वक्त से पाक के इशारे पर काम कर रहा है। उसे 1996 से ही विदेश से पैसे मिल रहे हैं। इसके पैसे से वो फर्जी पासपोर्ट, आईडी कार्ड जब्त किया गया है इसके पास से। आरोपी अख्तर 30 साल से बार्क BARC का फर्जी साइंटिस्ट बना हुआ है। दरअसल बार्क भारत का एक परमाणु संरक्षण अनुसंधान केंद्र है और अख्तर इसकी नकली पहचान पत्र बनवाकर 20 बार विदेश यात्रा कर चुका है। आरोपी अख्तर 20 बार ईरान, 15 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुका है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दोनों भाई ईरान में किसी के संपर्क में थे और इसी सिलसिले में अप्रैल 2025 में तेहरान की यात्रा की उनकी और नकली लिथियम फ्यूजन रिएक्टर बनाने का दावा किया, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने उसकी पूरी साजिश पर पानी फेर दिया है और इसी के साथ उसकी यह साजिश बेनकाब हो गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इस पर गंभीर पड़ताल कर रही है। बहरहाल आज फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल सुबह 6 बजे से सबसे बड़ी कवरेज देखिए।